Hello students, this is Ashutosh Dadij, Faculty of Chemistry for NEET Division. I welcome all of you at my YouTube channel that is Explanation by Ashutosh. बच्चों केमिस्ट्री में हम नए सेशन में स्टार्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सर नीट में इसका कितना स्कोर ये नीट में देता है, तो बच्चों मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं कि ये आएंगे ही आएंगे। और यदि क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो आने वाले जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, 12th के जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करेंगे, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और इस चैप्टर को करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस कीजिए। चैप्टर काफी इजी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चों बात करना चाहूं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार सर ये इक्विलिब्रियम है क्या, क्योंकि जब तक हम चैप्टर को कनेक्ट नहीं करेंगे अपनी डेली लाइफ से तब तक हम केमिस्ट्री को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे ये इक्विलिब्रियम है क्या देखना। जैसे कि मान के चलिए मेरे सामने एक यहाँ पे कंटेनर है, ये एक मैं कंटेनर बना देता हूं। इस कंटेनर में बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, यहां से एक नलका मैंने लगाया हुआ है, यहां से पानी फ्लो कर रहा है और इसको मैं भरे जा रहा हूं। ठीक है, यानी कि यहां से पानी, ये अपना यहां से पानी आ रहा है अंदर, है ना, ये इनलेट है और यहां पे एक आउटलेट बना देता हूं, यहां से पानी बाहर जाएगा। ठीक है, अच्छा, भरे जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताओ, यदि मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मैं 2-3 केसेस आपके सामने लेता हूँ। जैसे कि मान के चलिए यदि ये जो पानी यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मान लीजिए कि 2 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से ये आ रहा है, और बाहर जो निकल रहा है ये निकल रहा है 3 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, आप मुझे एक बार देख करके बताइए कि क्या ये जो कंटेनर है, ये जो बीकर है, ये खाली हो रहा है या फिर भर रहा है। तो आपके दिमाग में चौंकेगा कि हाँ सर सही बात है, यहाँ पे 2 मीटर क्यूब से तो ये आ रहा है लेकिन 3 मीटर क्यूब से ये बाहर निकल रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट हो क्या रहा है, रिजल्टेंट ये हो रहा है कि सर एक्चुअली ये जो बीकर है ये खाली होते हुए जा रहा है, क्योंकि इसमें आने की जो पानी की मात्रा है वो तो कम है लेकिन जाने की पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो चुका है, ये खाली हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा अलग कर देता हूं, है ना। इस सिचुएशन को अलग मैं इस तरीके से करता हूं कि ये 3 मीटर क्यूब से तो इसमें इनलेट हो रहा है, ठीक है, और 2 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या हुआ। तो आपको देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे जो इनलेट है, ठीक है, यानी कि पानी की जो आवन की जो रेट है वो क्या है, जावन की रेट से ज्यादा है। इसका मतलब बाहर कम निकल रहा है और अंदर ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ कि सर पानी तो यहाँ पे भर रहा है लगातार। अच्छी बात है, समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, एक और कंडीशन में आपके सामने लिखता हूं। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको यदि बोल दूं कि यार 2 मीटर क्यूब पर सेकंड से पानी अंदर आया, 2 मीटर क्यूब पर सेकंड से बाहर निकल गया। अब आप मुझे बताओ फटाफट से कि यहाँ पे जो ये बीकर है या फिर जो वेसल आपके सामने रखा हुआ है, ये खाली हो रहा है या भर रहा है। तो आप देखेंगे कि सर ना तो ये खाली हो रहा है ना ही ये भर रहा है, क्योंकि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बच्चों बाहर भी निकल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, यदि मैं इसके सामने कोई ओपेक लगा देता हूं, जैसे कि मान के चलिए मैं एक ऐसी स्क्रीन लगा देता हूं जो यहाँ पे इस वाली जगह पे ये वाला जो पार्ट है उसको कवर कर ले और एक जगह इस पार्ट को कवर कर ले। ठीक है, पानी में कुछ भी हलचल नहीं है। यदि मैं बाहर से किसी स्टूडेंट को ला करके बोलता हूँ यार आप मुझे बताओ इसमें पानी आ रहा है या फिर जा रहा है, यानी कि ये खाली हो रहा है या फिर भर रहा है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे सर ना तो ये खाली हो रहा है ना ही ये भर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों ओपेक दोनों पर्दे यहाँ से हटाए तो आपको क्या नजर आया कि सर एक्चुअली पानी खाली भी हो रहा है और पानी भरते भी जा रहा है वेसल में। ठीक है, इससे मतलब क्या निकला है कि सर जो ये स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है बच्चों, यही है इक्विलिब्रियम की स्टेट, यानी कि रुकता कुछ भी नहीं है, बस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप इसको रिलेट कर पाए इक्विलिब्रियम को। तो अब चैप्टर की स्टार्टिंग अपन करते हैं। मेरा जहां तक है कि आप पूरे इक्विलिब्रियम को यहाँ पे रिलेट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले चैप्टर की कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, अच्छा इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है ये। ठीक है,
अच्छा, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, तो आप देखेंगे कि सर एक तो कंसंट्रेशन होती है, मोल, टेम्परेचर की हम बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं और कलर की बात करते हैं। जब जितनी भी ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो सब जब कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, इस शब्द पे थोड़ा ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट। और आगे मैं एक और शब्द लिखने वाला हूं, वो क्या लिखूंगा, इक्वल, ठीक है। दोनों को यहाँ पे इक्वल मत मान लेना आप, ठीक है, कि दोनों एक जैसे, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग हैं। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बोला हुआ है, मैंने इक्वल नहीं बोला है ना, यानी कि इक्वलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप सिर्फ कांस्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे, कि सिर्फ रुक सा जाता है, ठीक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं रुक सा जाता है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस स्टेट को अपन क्या बोलने वाले हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अच्छा सर, इक्विलिब्रियम यदि आएगा, ठीक है, तो कहां पर आएगा, उसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाँ, आपने बेसिक केमिस्ट्री जब पढ़ी है, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख ली है, बट फिर भी एक तरीके से अपन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का से रिवीजन कर लेंगे, जितनी हमारे काम की बातें हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, जैसे कि मान के चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं कि ए से बी बन रहा है, ए अपना रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, और बी से वापस क्या बन रहा है, ए बन रहा है। यानी कि जब रिएक्शन दोनों साइड पे चलती है, ठीक है, फॉरवर्ड भी चल रही है और ये बैकवर्ड भी चल रही है, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलने वाले हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन विच मूव्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, which moves in both forward and backward direction is called reversible reaction। अच्छा, आगे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि सर ये वाली जो रिएक्शन है ना, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। आप देखिए, यदि ए से बी बनेगा, ठीक है, तो ए जो रहेगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कि सर पूरा खत्म नहीं होगा। मेरी बात समझ में, यदि पूरा खत्म हो गया तो वापस से बी से ए कैसे बनेगा, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इसको अपन डिटेल में आगे जानेंगे, जैसे चैप्टर को आगे हम बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, सर जो बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चले, और सर इस टाइप की रिएक्शन जो होती है कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाती है। अगली हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, सर ये सिंगल डायरेक्शन में ही चलेगी। यानी कि मैं बोलना चाहूं आपको कि बी अपना कोई रिएक्टेंट है, इससे सी बन गया, तो वापस सी से बी नहीं बनेगा, सी से भी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये रिएक्शन हमेशा हमेशा कंप्लीट होगी। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई आपको, ठीक है। यानी कि विच मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, दीज रिएक्शन गो फॉर कंप्लीशन, ठीक है। तो सिंपल सा एक बेसिक सा डिफरेंस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीशन पे नहीं जाती है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, हमेशा कंप्लीट होगी। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इक्विलिब्रियम के, केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि अभी अपन ने जो दो रिएक्शन के टाइप देखे हैं उनमें सबसे पहले अपन ने देखा हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो अटेन होगा वो कहाँ पे अटेन होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पॉसिबल होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन भी कौन सी, जो कहाँ पे हो रही है, क्लोज वेसल में हो रही है। और आपको बताइए रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज वेसल में ही होगी, ठीक है। अदरवाइज यदि ओपन वेसल रखा तो गैसेस मान लीजिए ऊपर उड़ के चली गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो वापस से रिएक्टेंट वहां पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर इक्विलिब्रियम जो होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन में अपने को अटेंड होगा, और ये कहाँ पे होती है, क्लोज वेसल में होती है। अगला पॉइंट देखिएगा, आगे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। यानी कि अब देखो, जैसे ही मान के चलो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि ए से बी बना, ठीक है। जब ए से बी बन रहा है तो उस टाइम पे हो क्या रहा है, सर जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो बी है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आई मेरी बात समझ में, यानी रिएक्टेंट तो कम हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज मार रहा है। क्लियर है, तो यहां से एक और बात हमें पता चली है कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है और प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। अब जब मैंने रिवर्सिबल की आपसे बात की तो मैंने क्या बोला कि सर ये दोनों डायरेक्शन में चलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी है कि सर जो इक्विलिब्रियम है वो
फॉरवर्ड भी आ सकता है और ये बैकवर्ड भी आ सकता है। यानी कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, और जब बैकवर्ड आ रही है यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ये सब हम जानेंगे कहां पे, जब चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और जब हम वहां पे बढ़ेंगे कहां पे, अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब अपन लेते हैं आगे, ठीक है, वहां पे अपन इन सब चीजों को जानने वाले हैं। ठीक है, चलो अगली चीज देखना। मैंने आपको बताया जैसे कि ये देखो, कंसंट्रेशन की बात की थी अपन ने भी, है ना, कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, आपको एक और बात याद रखनी है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं आरएफ, और एक लिखा हुआ है मैंने आरबी। आरएफ का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या है बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? यानी कि आरएफ तो अपनी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो है, और आरबी क्या है, अपना बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है। क्लियर है? तो देखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है तो उसकी रेट ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे मान के चलिए ये आरएफ है, ये आरबी है ना, अभी आरबी है ही नहीं, तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 मान के चलते हैं नीचे लेवल पे, और ये बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि जो आरएफ है वो तो आपका क्या होगा, डिक्रीज मारेगा, यानी कि ये तो डिक्रीज मार रहा है, और जो आरबी है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज मार रहा है। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो डिक्रीज हो रही है, और साथ के साथ ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की दोनों इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो दोनों की दोनों इक्वल जब होएगी, यानी कि जब आर एफ इक्वल टू आर बी हो जाएगा, वही कौन सी कंडीशन है, वही है हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो देखिएगा फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, सॉरी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस एंड बोथ बिकम इक्वल व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। यानी कि जब दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगी रेट, उसी टाइम पे क्या आएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चैप्टर में जो सबसे बेसिक जो यूज है, ठीक है, वो किसका है, लॉ ऑफ मास एक्शन का। हाँ, ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा जाना होगा इसके बारे में, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। जैसे कि यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है, गुलबर्ग एंड वागे ने ये लॉ दिया था। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए आपके सामने रिएक्शन है N1A प्लस N2B। ठीक है, अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैं रिवर्सिबल का साइन बना देता हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रोडक्ट बना हुआ है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यदि मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो रेट होगी वो हम क्या लिखने वाले हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इनकी जो यहाँ पे रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखनी है मुझे। अच्छा, ए की कंसंट्रेशन मैंने कितनी मानी, ए मान ली। अच्छा, बी की कंसंट्रेशन कितनी ली हुई है, बी ली हुई है। अब इनके जो नंबर ऑफ मोल हैं, यानी कि जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, उनको इनकी पावर पे लगाना है मुझे, है ना। तो ए को देखो, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, तो पावर कितनी डाल दी मैंने यहाँ पे, N1। और बी की कंसंट्रेशन की यहाँ पे पावर कितनी डाल देंगे अपन, N2 डाल देंगे। ठीक है, तो यही क्या है भैया अपना, यही है अपना लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके थ्रू हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं, रेट के एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है सर, ये 12th क्लास का एक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, उसकी जो बैकबोन है वही है अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि सर जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैच है किससे, केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें की है, इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। क्लियर है? अगली क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहीं से कंटिन्यू अपन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन जानेंगे
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, केपी के बारे में, केसी के बारे में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन जानने वाले हैं। ठीक है, और धीरे धीरे चैप्टर को गति देते हुए अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।